नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज बात करेंगे इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है और जो इंटेंसिटी में बढ़ने जा रही है। आई डो नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दैट। तो इंडिया में जो सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा है वो ये उठ रहा है, हाउ इट कुड बी, ऐसा कैसे हो गया कि इसराइल सोता हुआ पकड़ा गया। ये बड़ा सरप्राइज हुआ लोगों को, बिकॉज इसराइल की इनविंसिबिलिटी की बात जो है वो 1973 ऑनवर्ड्स, जब योम किपुर वार हुआ था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि योम किपुर वॉर इसराइल ने जब पलट दिया। इसराइल शुरू में वो लड़ाई हार रहा था। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि इजिप्ट ने इसराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था, स्वेज कैनाल क्रॉस करके और ऑफ कोर्स आगे बढ़ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था शायद काफी लोगों को मालूम नहीं है। योम किपुर बेसिकली एक रिलीजियस मंथ या रिलीजियस डे आप कह लो वहां पे इसराइल में। और पूरी जो फोर्सेस थी वो बेसिकली अलर्ट पे नहीं थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो छुट्टी पे भी थे। इजिप्ट ने सरप्राइज दिया। और सरप्राइज कैसे दिया? क्योंकि इसराइल ने सोचा था कि वो ही महीना एक्चुअली रमजान का चल रहा है, तो रमजान के महीने में इजिप्ट अटैक नहीं करेगा। उनको कुछ आइडिया जरूर था कि इजिप्ट की कुछ जो यूनिट्स हैं वो मोबिलाइज हैं, दे हैड ए इंकलिंग ऑफ इट, बट दे नेवर थॉट कि रमजान के महीने में इजिप्ट अटैक करेगा। उसके बाद क्या हुआ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग ये जो अभी लड़ाई चल रही है या जो सरप्राइज अटैक हमास ने किया है इसराइल के ऊपर, इसको उससे कोरिलेट कर रहे हैं। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि इस टाइम पे भी सरप्राइज हुआ था और अभी भी बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? शुरू में इसराइल हारा था, नो डाउट अबाउट दैट। इजिप्शियन फोर्सेस ने स्वेज कैनाल क्रॉस करके सिनाई में वो आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो काफी लोगों को मालूम नहीं। और जनरली जो आपने देखा होगा, जो लोग हैं वो जनरली इस तरीके से बात करते हैं कि इजिप्ट ने एक तरीके से विक्ट्री हासिल की या फिर अपनी सुपीरियरिटी इसराइल के ऊपर एस्टेब्लिश की, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। इजिप्ट की जो फोर्सेस थी उन्होंने क्रॉस किया, सिनाई में आगे बढ़ गए, इसराइल को सरप्राइज हो गया। देयर वर टोटल क्योस इन एंटायर इसराइल के, क्या हो गया कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो इसराइल ने मूव किया था, इसराइल ने भी स्वेज कैनाल क्रॉस की थी और क्रॉस करके वो इजिप्शियन बाउंड्री में, इजिप्शियन टेरिटरी में एंटर हुए थे। और किस जगह एंटर हुए थे? वो उस जगह एंटर हुए थे जो इजिप्शियन फोर्सेस जो सिनाई में थी, स्वेज कैनाल क्रॉस करके गई थी, उनका जो सप्लाई रूट है उसको वो काटने की पोजीशन में आ गए थे। तो कौन जीता फिर उस लड़ाई को? मिलिटरीली किसकी विक्ट्री हुई? वो बाद में फिर निगोशिएशंस हो गए, जैसे उनका सप्लाई रूट कटने का चांस बना इजिप्शियन फोर्सेस का। इजिप्ट के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था। और बाय द वे इजिप्ट के साथ सीरिया ने भी गोलन हाइट्स पे अटैक किया था। तो टू फ्रंट वॉर ये एक्चुअली इसराइल का था ये। तो जब इजिप्शियन फोर्सेस की सप्लाई लाइन कटने की नौबत आ गई, तो उस टाइम पे फिर यूएनओ, यूएसएसआर, उस जमाने में यूएसएसआर होता था, और यूएसए, इन सब ने मिलके फिर वो निगोशिएटेड सेटलमेंट करा दिया था। उस टाइम पे ऑफ कोर्स सीज फायर हुआ था, और उसके बाद सीक्वेंस चलते चलते वो कैंप डेविड एग्रीमेंट तक पहुंची थी। और इसीलिए आप देखोगे कि इजिप्ट का जो रोल है उस लड़ाई के बाद इसराइल के प्रति बिल्कुल चेंज हो गया। इजिप्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, नो डाउट अबाउट दैट। अनवर सादात का एसेसिनेशन होने में सबसे बड़ा रोल एक्चुअली अगर आप देखो तो कैंप डेविड एग्रीमेंट का ही है, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। सीरिया का क्या हुआ था गोलन हाइट्स में? जहां पे इसराइल था वो उससे भी आगे बढ़ गया। मतलब सीरिया ने तो पूरा ही सरप्राइज देने के बावजूद भी वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि जीत पाते। तो ये यम किपुर वार की हिस्ट्री है, ब्रीफ में मैंने आपसे बताया। और साथ में ये भी बताया कि इसराइल ने कैसे बाजी पलटी। अब आ जाते हैं इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि इंडिया में लोगों को दो कंसर्न है। पहली बात तो इसराइल कैसे सरप्राइज कैसे हो गया, और दूसरी बात ये क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है। तो मैं बेसिकली इन्हीं दो क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा।
सरप्राइज लड़ाई में हमेशा पॉसिबल है, हैव नो डाउट अबाउट दैट। पॉलिटिकल लेवल पे हमाज ने जो इंप्रेशन इसराइल को दिया हुआ था कि वी आर लुकिंग फॉर पीसफुल टाइम, फॉर द टाइम बी, वी आर लुकिंग फॉर ए पीसफुल टाइम, अभी हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो उसके बाद से ये एक्चुअली हमाज ने इंप्रेशन दिया। और यूजुअली इस तरह के जो टाइमिंग्स होते हैं लोग वो किसके लिए यूज करते हैं, मिलिट्री पावर्स हैं वो किस लिए यूज करती हैं, बेसिकली अपनी तैयारी करने के लिए, हथियार इकट्ठा करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो हमाज बेसिकली, इसराइल को ये इंप्रेशन मिला कि इसराइल जो हमाज है इस टाइम का यूज वो इस पर्पज के लिए कर रहा है। ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो उसने यूज करना ही है इसराइल के अगेंस्ट में, दे वर अवेयर, दे आर अवेयर। लेकिन गाजा या वेस्ट बैंक, इसराइल का जो इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन है वो वहां पे अच्छा खासा है, हैव नो डाउट अबाउट दैट। वहां की खबर लगती है, सर्वेलियंस भी होती है वहां पे, ह्यूमन सर्वेलियंस के रिसोर्सेज भी इसराइल के पास हैं, गाजा में भी वेस्ट बैंक में भी। ऑफ कोर्स लिमिटेड होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, मगर हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलियंस भी होती होगी, और साइबर सर्वेलियंस में तो आपको पता ही है कि इसराइल का कोई जवाब नहीं। तो फिर हुआ कैसे? ऑफ कोर्स अभी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग उन्होंने की वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की, वो तो एक एस्पेक्ट, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबके सामने नजर आ रहा है कि हमाज के पास ह्यूमन रिसोर्सेज कहां से आए, हथियार कहां से आए। ये नॉर्मल थी, हथियार तो ठीक है आपके, ऑटोमेटिक वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स एंड ऑल दैट, लेकिन आइडिया कहां से आया, ट्रेनिंग कहां से हुई? क्योंकि अगर वेस्ट बैंक में होती या फिर गाजा स्ट्रिप में होती, वेस्ट बैंक में तो इन एनी केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे तो जो फतेह ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो पीएलओ का पॉलिटिकल विंग था, उनकी गवर्नमेंट है। तो ये बेसिकली गाजा का ही इशू एज ऑन नाउ इट लुक्स टू बी दैट। तो फिर ट्रेनिंग कहाँ हुई और ट्रेनिंग की किसने? जितने फाइटर्स हैं, अब ऑफ कोर्स संख्या कितनी भी सही, मे बी 2000 3000, अभी तक तो पता ही नहीं चला, मगर इतने ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, पैसा, पैसा इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा हमाज के पास आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है। क्वार्टर तो उसका एक रेगुलर फाइनेंसर है, नो डाउट अबाउट दैट, टर्की भी है। और आपको ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जितने भी ये इस्लामिक नेशंस हैं, इवन इफ दे आर अगेंस्ट हमास पॉलिटिकली और विद देयर ऑब्जेक्टिव्स, या फिर उनके साथ वो अलाइन नहीं करते डिप्लोमेटिकली, इवन दे पे, पेमेंट के तरीके हैं, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। तो हमास की ट्रेनिंग कहां से हुई और किसने ट्रेन किया? ये ट्रेनिंग गाजा में नहीं हुई, हैव नो डाउट अबाउट दैट। ये ट्रेनिंग सिनाई में नहीं हुई, हैव नो डाउट अबाउट दैट। ये ट्रेनिंग मिडिल ईस्ट में नहीं हुई, हैव नो डाउट अबाउट दैट। ये ट्रेनिंग हुई या तो फिर टर्की में या फिर पाकिस्तान, और वहां के जो बेसिकली स्पेशल फोर्सेज हैं वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रहे होंगे। उसके बगैर ये जो लैंड, एयर और बेसिकली दीज टू, और कुछ नेवल इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ है, सी रूट से भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इतना कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हमाज की कैपेबिलिटी में नहीं था, हैव नो डाउट अबाउट दैट। तो ये जहां पे भी ट्रेनिंग हुई है, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर भी मोसाद का कुछ इन्फिल्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, टर्की में भी मिल जाएगा, तो फिर कहां नहीं मिलेगा? उसमें दो कंट्री के नाम भी आ रहे हैं भाई दी, और उसमें चाइना का एक नाम आ रहा है और दूसरा नॉर्थ कोरिया का नाम भी आ रहा है। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें मल्टीपल नेशंस एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जो अभी ये हमाज के जो फाइटर्स हैं इनके पास नॉर्थ कोरिया के भी इक्विपमेंट, रॉकेट लॉन्चर, ग्लाइडिंग इक्विपमेंट, वो सब भी फोटो में आए हैं, इमेजेस में आए। तो ट्रेनिंग हुई है, ये गाजा स्ट्रिप में ये ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेनिंग हुई है बाहर। ट्रेंड करने वाले स्पेशल फोर्सेस थे, बेसिकली पाकिस्तान के भी हो सके थे, टर्की के भी हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी हो सकती है। आई हैव गॉट माई ओन रिजर्वेशंस की चाइना के अंदर हो सकती, चाइनीज वेपन्स तो हैं, नो डाउट अबाउट दैट,
लेकिन चाइना अपने यहाँ ट्रेनिंग उस तरीके से अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, अभी तक आपको चाइना का कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला होगा। तो चाइना, मुझे लगता है कि मटेरियल सपोर्ट के अलावा अपने यहाँ कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी उसने नहीं दी होंगी एट सच ए स्केल। और जब इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह के रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जाते हैं, आप समझ सकते हो, अगर आपने 5,000 या 6,000 फाइटर्स ट्रेंड किए हैं, इन्फिल्ट्रेट किए हैं, तो कम से कम भी तो ट्रेंड हुए होंगे 10,000, और 10,000 का मतलब है एक डिवीजन। और ये जो फिर ट्रेनिंग चली है बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चली है, एकदम मेटिकुलस प्लानिंग के साथ हुई है। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग स्कूल में जाएं तो वो इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दैट कि इस तरह के ऑपरेशंस, आई गिव यू गारंटी, इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में भी डिस्कस होते होंगे। क्वेश्चन ये है कि फिर करने के लिए विल की जरूरत होती है, और वो विल कहां से आती है? वो आती है लीडरशिप। हमाज की लीडरशिप इज ओके, दैट इज वन वे टू लुक एट इट। इन एनी केस उनका गाजा के ऊपर तो कंट्रोल है, बाकी जो पॉलिटिकल पावर है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। और हमाज बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई, इट इज नॉट सपोज टू बी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट कि आप उससे वन टू वन कोई डिस्कशन कर लो या फिर किसी एग्रीमेंट को वो मानेंगे या फिर वो ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे। ये सब कुछ नहीं होने वाला हमाज के साथ, बिकॉज इट इज ए बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग बाहर से हुई है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और एक बड़े स्केल पे हुई है। और इस तरह की ट्रेनिंग कम से कम भी तो इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लगा होगा। और जब आप मिलिट्री प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिक मिलिट्री नॉलेज की हेल्प से मैं आपको ये बता सकता हूं, डे, टाइम, वेपन टू बी कैरीड, पीपुल टू बी इन्फिल्ट्रेटेड, रूट कौन सा होगा, सरप्राइज एलिमेंट कैसे अचीव किया जाएगा। आपने देखा होगा इसमें भी रॉकेट्स पहले फायर हुए, रॉकेट फायर हुए, एंड जैसे कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने 5,000 रॉकेट इसराइल के ऊपर फायर कर दिए, तो ऑब्वियसली इसराइल बिजी हो गया रॉकेट्स को हैंडल करने में। जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी एक्टिव हो गया। तो सरप्राइज एलिमेंट टोटल उन्होंने अचीव किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो, जैमिंग की होगी उन्होंने, उनके जो बॉर्डर सर्विलियंस रडार्स हैं इसराइल की, उनकी सबकी जामिंग हुई है। तो पॉइंट ये है कि क्या, वेयर एग्जैक्टली इजराइल स्टे एज ऑन नाउ, कैन दे ओवरकम। बाय द वे, आपको क्या लगता है कारगिल में सरप्राइज नहीं हुआ था? कारगिल में इंडिया को सरप्राइज हुआ था, हैव नो डाउट अबाउट दैट। क्या आप सोचते हैं कि 47 48 में सरप्राइज नहीं हुआ था? क्या आप सोचते हैं कि 65 में इंडिया को सरप्राइज नहीं हुआ था जब चिकन नेक के ऊपर ये प्रेशर में आ गए थे? इसका मतलब सरप्राइज तो इनहेरेंट है, सरप्राइज तो लड़ाई में होना ही है। योम किपुर में भी सरप्राइज हुआ था, और अभी भी सरप्राइज हुआ है। अब इसराइल के पास चॉइस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द चॉइस? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसराइल विल प्रिवेल, लेकिन इसराइल की लिमिटेशंस है। इन्फिल्ट्रेशन और सरप्राइज इतने बड़े स्केल पे हुआ है कि उसको कॉप अप करने में, स्पेशली जिन एरियाज में अभी भी जो इसके जो हमाज के फाइटर्स हैं वो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, जो साउदर्न साउथ वेस्ट इसराइल का अगर आप देखो तो जहां पे वो घुसे हुए हैं, जो सेटलमेंट्स में वो घुसे हुए हैं, उनको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इट कैन कैरी ऑन, बट मेरे ख्याल से कम भी तो 15 से 20 दिन तो इसराइल के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगेंगे। इट कैन टेक ए मंथ आल्सो, हॉस्टेज सिचुएशंस भी होंगी, बट विद इन इसराइल दे विल डू दिस। बात है उसके बाद वो क्या कर। अभी तक उन्होंने क्या किया है? अभी तक उन्होंने हमाज को, हर बार जब भी हमाज ने उनके ऊपर अटैक किया है, उसको उन्होंने मिलिटरली क्रिपल किया है। क्रिपल इन द सेंस कि उसकी कैपेबिलिटी को कम किया है। तो कैपेबिलिटी को कम करते उससे क्या होता है? इसराइल को फिर टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। फिर वो अगले अटैक की इंतजार करते हैं, फिर वो अटैक करते हैं, फिर क्रिपल कर देते हैं।
कई बार इजरायली जो है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर देते हैं, ये भी चलता रहता है। अब बात यह है कि अभी तक जो इजराइल करता था कि उनकी लीडरशिप को वो क्रिपल करता था, लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप थी हमास की उसको वो मारते थे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन डिसहरे में रहे, परेशान रहे, डेवलप ना कर पाए अपना जो ऑफेंसिव पोटेंशियल है। अभी इसराइल के परसेप्शन में जो मीडिया में आ रहा है उसमें बिल्कुल साफ उनको नजर आ रहा है कि गाजा में इसराइल का जो ग्राउंड अटैक है वो भी लॉन्च होगा। क्या ये ऑप्शन इसराइल के पास है, ये सब पहले बड़ा क्वेश्चन। और क्या इसके बगैर इसराइल हमास को क्रिपल कर सकता है? तो आंसर बिल्कुल साफ है कि जब तक मिलिटरीली हमास को डिफीट नहीं किया जाता गाजा में, तब तक हमास को क्रिपल नहीं किया जा सकता। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जो सप्लाई लाइंस हैं। अब आप देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई दोनों इसराइल की तरफ से जाती थी, दोनों कट ऑफ कर दी। तो जो अराउंड 2.2 मिलियन लोग रहते हैं सिविलियंस वहां पे, हमाज उनके बीच में ही रहता है। तो जब हमाज सिविलियंस के साथ रहता है तो सिविलियंस दे प्रोवाइड द कवर। और जैसे ही ये ऑफेंसिव इसराइल का शुरू होगा, जो होगा ही, नो डाउट अबाउट दैट, सिविलियन कैजुअलिटीज शुरू हो जाएंगी और इंफॉर्मेशन वारफेयर शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा जो इजरायली हॉस्टेज बनाए गए हैं उनके जो फोटोज, जो वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे आए हैं। और जब इस तरह के फोटो आते हैं, इस तरह के इमेजेस आती हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इसराइल जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली टेररिस्ट हैं। इनके पास कोई ह्यूमन राइट्स का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वीडियो चेंज होंगे, और वो चेंज कैसे होंगे? जैसे अभी इजरायली एयरफोर्स अटैक करना शुरू करेंगे, बिल्डिंग गिरनी शुरू होंगी, हॉस्पिटल्स गिरेंगे, जो बिजली के स्टेशन हैं वो भी वो डिस्ट्रॉय करेंगे उनको, क्योंकि इसराइल के पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है फॉर द टाइम की। तो जब ये होगा तो जो सोशल मीडिया है वहां पे लड़ाई शुरू होगी, इंफॉर्मेशन वारफेयर शुरू होगा, इसराइल के अगेंस्ट में पब्लिसिटी शुरू होगी। तो जब इस तरह के इशू होंगे तो नेचुरली इसराइल को भी प्रॉब्लम होगी। अब इसराइल को जो प्रॉब्लम होगी तो उसका फिर हाथ कहां रुकेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरा परसेप्शन यह है कि इस बार जो इसराइल एक ग्रेटर ऑफेंसिव की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है हमास की जो उसने प्रूव की है, उसको क्रिपल करना इसराइल के लिए बहुत जरूरी है। और हमास का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? हमास का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किसी न किसी तरीके से उसका मिलिट्री पोटेंशियल बना रहे, सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा से ज्यादा हों, क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज होंगी उतने ही फाइटर्स फ्यूचर के लिए हमास को मिलेंगे, उतना ही इंफॉर्मेशन वारफेयर में उसकी जीत होगी। अब जब इस तरह की एक्टिविटी शुरू होगी तो अर्बन वारफेयर या अर्बन मिलिटेंसी ये सेट होगी। और इस अर्बन मिलिटेंसी में, इस अर्बन टेररिज्म में इसराइल की भी कैजुअलिटीज होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसराइल के पास कोई भी चॉइस नहीं है एज ऑन नाउ, क्योंकि जिस तरह का मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास ने डिस्प्ले अब की है, ये कैपेबिलिटी में इसराइल को बहुत सरप्राइज हुआ है। और साथ में उनकी एक लिमिटेशंस भी एक्सपोज हुई हैं। अभी तक जो इनविंसिबिलिटी की जो फीलिंग आ रही थी इसराइल में, वो अब चली गई। सो दैट इज अ गेन फॉर हमास। अभी तक लोगों को लग रहा था कि इसराइल को तो नहीं हराया जा सकता। एक तरीके से आप देखें तो योम किपुर वॉर में भी ये फीलिंग थी कि इसराइल तो इनविंसिबल है, तो इजिप्ट ने वो फीलिंग तोड़ी। बट साइमल्टेनियसली जब इसराइल ने फाइट बैक किया और स्वेज कैनाल क्रॉस करके वो इजिप्शियन आर्मी के पीछे आ गए, उनकी सप्लाई लाइन काटने की पोजीशन में आ गए, तो वो इनविंसिबिलिटी वाली जो फीलिंग थी इसराइल के पास वो दोबारा आ गई। और अब इस हमास के अटैक ने वो फीलिंग दोबारा ला दी कि इसराइल को हराया जा सकता है। और आपको पता ही है, किसी भी मिलिट्री फोर्स में अगर ये फीलिंग आ जाती है कि दूसरे को हराया जा सकता है तो दे विल गो ऑल आउट। अब
जितनी भी लंबी लड़ाई खींचेगी तो अरब नेशंस हैं, जो टर्की है, जो ईरान है, जो हिजबुल्ला जो लेबनान में बैठा है, ऑफ कोर्स वो तो लेबनान वाला इशू तो सबसे पहले ही क्रॉप अप होगा, क्योंकि गोलन हाइट्स और जो वो वाला गोलन हाइट्स ऑफ कोर्स इसराइल के पास हैं ही। अभी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल में अगर आप देखें, जो लेबनान बॉर्डर है वहां पे एक्टिविटी अगर शुरू होती है तो इसराइल को वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बड़ी न्यूज आ रही है कि ईरान भी एक्टिवेट हो रहा है, उनकी एयरफोर्स एक्टिवेट हो रही है। कुछ उसमें से गलत हैं, कुछ सही हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स के टफ टाइम्स आर अहेड फॉर इसराइल। नेतन्याहू को एक ब्रीदर मिल गया है। काफी लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने करा दिया या फिर ऐसा हो गया। फैक्ट रिमेन्स कि इसराइल में एक्सटर्नल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। नेतन्याहू एक हार्ड लाइनर है, राइट विंगर है। अब उसके पॉपुलर होने के चांसेस, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस हैं, मगर अब वो करप्शन चार्जेस फॉर द टाइमिंग एक तरफ हो जाएंगे। अभी वहां पे आई एम श्योर कि इंटरिम गवर्नमेंट एक ऑल पार्टी कंसेंसस आ जाएगी सिक्योरिटी के ऊपर, ये मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं वो है बेसिकली सोशल साइंस या सोसाइटी से रिलेटेड। जब भी कोई सोसाइटी रिच होती है तो उसमें कॉम्प्लेसेंसी आती है। जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी, इजराइल इज बेसिकली रिच कंट्री, टेक्नोलॉजी वाइज उनके एक्सपोर्ट अच्छे खासे हैं। उन्होंने एक जो भी एरिया उनके पास है, कितना कम एरिया है, 80 लाख के करीब उनकी जनसंख्या होगी, आपको मालूम ही है। सुबह से लेके शाम तक आप चलो पूरा इसराइल आप घूम लोगे, तो इसराइल की उस तरीके से आप देखो तो वो स्ट्रेंथ नहीं है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी वाइज, मिलिट्री वाइज दे आर गुड, कैपेबल। ऑफ कोर्स इस बार सरप्राइज हो गया। लेकिन सोसाइटी में जो कॉम्प्लेसेंसी आई वो उनकी जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें भी परकोलेट की। और एक बात और, इसराइल में कॉन्स्क्रिप्शन है, मिलिट्री सर्विस जरूरी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यंग लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि फिलिस्तीन के साथ आपको एक निगोशिएटेड सेटलमेंट कर लेना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। जो इसराइल 47 में था, जो उसकी सिचुएशन थी और जो आज की सिचुएशन, दोनों में बहुत फर्क है। जो यंग जनरेशन है वो यंग जनरेशन वो नहीं है जो 47 48 में थी, जिसको झील थी कि किसी न किसी तरीके से यहूदियों का अपना देश होना चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उसमें आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आई डू नॉट वांट टू बी कॉन्स्क्रिप्टेड फॉर द इजरायली आर्मी। ये फौज है जो लड़ती रहे। जैसे आपने कई बार आप देखा, हमारी तो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी नहीं है, हमारी तो वॉलंटियर आर्मी है। बट इवन देन इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे अरे क्या है, ये मिलिट्री है अपना लड़ती रहेगी, इनका क्या काम है, कहीं तो काम है, दे आर बीइंग पेड फॉर इट। ऐसे इग्नोरेंट इंडिया में भी मिल जाएंगे। और ऐसे इग्नोरेंट जो एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नहीं देखते, हमाज, ईरान या ऐसे बहुत सारे, हिजबुल्ला फॉर दैट मैटर, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्री ऐसे हैं हु डू नॉट एक्सेप्ट राइट ऑफ इसराइल टू एग्जिस्ट। और ये जो इसराइल की जनरेशन है, जो नेचुरली जिनकी अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी है, कंप्यूटर सेवी हैं, इंटरनेशनली घूमते हैं, एक लग्जरी लाइफ लीड करते हैं, उनको क्या लेना देना। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। 47 48 में जो जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है, दोनों में कोई समानता आपको नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स अभी तो नेशनलिज्म का वहां पे आप देखोगे कि एक झील आएगी, वो ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि जो मिलिट्री इक्विपमेंट अब गाजा पे अटैक के लिए मोबिलाइज हो रहे हैं, लोग उनको सी ऑफ कर रहे हैं। बट फैक्ट रिमेन्स कि इजरायली सोसाइटी में और उनकी डिफेंस फोर्सेस में भी एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी थी, और तभी वो सरप्राइज हुए। वो प्रिवेल करेंगे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। प्रिवेल करेंगे, आप कैजुअलिटीज जितनी भी होंगी, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2000 कैजुअलिटीज तो उनकी हो चुकी। अभी तक तो एग्जैक्ट उनको पता ही नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितनी होने जा रही है। और गाजा में भी कैजुअलिटीज होंगी, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट।
लेकिन जो बेसिक जो मेरा पॉइंट है कि सोसाइटी जब कॉम्प्लेसेंट हो जाती हैं तो उस हालत में उनको सरप्राइज देना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप देखो, मैं आपको 9/11 का उदाहरण देता हूं, 26/11 का उदाहरण देता हूं। वी वर कॉम्प्लेसेंट, अमेरिका वाज कॉम्प्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। और इसीलिए जब इस तरह के सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं ज्यूज के और मुस्लिम्स के बीच में, इजराइल के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो सके, चाहे उनकी पर कैपिटा जीडीपी कितनी भी बढ़ जाए, चाहे वो कितने भी प्रॉस्पेरस हो जाए। साइमल्टेनियसली अभी जब गाजा के ऊपर ये अटैक, ग्राउंड असोल्ट की मैं बात कर रहा हूं, जब ये लॉन्च होगा, जब कैजुअलिटीज होंगी, more and more radicals will be available for Hamas to fight। ये एक ऐसा नेक्सस है जिससे बड़ी मुश्किल से बाहर निकला जाता है। अगर आप मिलिट्री एक्शन करते हैं, और इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, मिलिट्री एक्शन करते हैं तो रेडिकलाइजेशन सोसाइटी का होता है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये ही रेडिकलाइज और बढ़ेगा, और फाइटर्स आएंगे, लड़ाई चलेगी। अगर बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली ईरान या फिर सीरिया, यू नो, तो जॉर्डन ने तो ऑलरेडी वार्निंग दी ही है, जॉर्डन ने भी वार्निंग दी है। इनमें से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो जिसके यहाँ फिलिस्तीनियंस हो और वो कंट्री खुश हो उनसे। बट क्या करें, ये तो एक पॉलिटिकल सोसाइटल कंपल्सन्स हैं उन कंट्रीज के। लॉन्ग रन में इजराइल को एक निगोशिएटेड सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो कर सकता है तो इट इज ओके। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। The way Iran, Hamas, Hezbollah, Syria, they are conducting themselves, the way Turkey, Pakistan, and all these nations, मैं अरब nations को for the timing include नहीं कर रहा हूं, the way they are conducting themselves vis-a-vis Israel, लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल के दिन हार्श है, हार्ड है। अरब nations, they may not send their forces, they will try to be neutral। लेकिन आप देखोगे कि यूएई और सऊदी अरबिया की स्टैंड धीरे धीरे चेंज हो जाएगी अंडर प्रेशर। एंड इवन इफ दे डोंट सेंड देयर फोर्सेस, अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट विल डेफिनेटली बी देयर फ्रॉम अरब नेशंस एज वेल। एंड दैट कैन बी प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ ऑयल एज ए वेपन। अब वो कितना यूज कर पाते हैं या कितना सक्सेसफुल होता है, ये एक देखने वाली बात। मोदी जी ने स्टैंड ले लिया इजराइल के साथ। ऑब्वियसली कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, जब वो वीडियो देखेगा इजरायली लेडीज के बच्चों के हॉस्टेज ले जाते हुए, मरते हुए, तो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज टेकन ए वेरी क्लियर स्टैंड। उस हालत में इंडियन वल्नरेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। आपने देखा एएमयू में छात्रों ने एक जलूस निकाला हमास के या फिलिस्तीन के फेवर में, और जगह भी जुलूस निकलेंगे। और जब इस तरह के जुलूस निकलेंगे तो और सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन होगा। वो जुलूस कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडियन मुस्लिम्स ही देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है, बाकी इंडियंस भी देख रहे हैं। लेट्स वॉच फॉर द टाइम बीइंग, बट इट्स टाइम टू वॉच व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू इन गाजा। हार्श डेज, नेतन्याहू ने ऑलरेडी वार्न कर दिया गाजा वालों। एंड आई थिंक very very harsh days are ahead for civilians in Gaza। Of course Hamas को तो प्रॉब्लम होनी ही है, have no doubt about that। Thank you so much। I will see you in next video। Please like, share and subscribe।